दिसंबर 2017 का दिन था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस। मैं और चंद्रशेखर रावण दोनों पार्लियामेंट के प्रांगण में थे। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि ये पार्लियामेंट का राजनीति का पवित्र मंदिर है, इसमें हमारे जैसे मजबूत लोगों को होना चाहिए। इस बात को कहने वाले चंद्रशेखर रावण थे और सुनने वाला मैं। और आपका साथी पार्लियामेंट पहुंचा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा, ये चंद्रशेखर भाई मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं इतना खुश हूं कि शायद इतना खुश मैं जीवन में कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे, जैसा आपने कहा कि आपके आंदोलन का साथी, तो मैं तो कहूँगा मेरे भाई, मेरे मतलब एक तरीके से कहे कि आज इंटरव्यू करते वक्त मेरा खुद गला भर रहा है, क्योंकि जो सपना हमने देखा था, जो लड़ाई शुरू की थी कि इस पार्लियामेंट में, सदन में वो लोग जाने चाहिए जो सही मायने में समाज का दुख दर्द सुन सके, तो आज हमारा साथी, आंदोलन का साथी, हमारा भाई वहां पहुंचे, तो इस बात का बेहद फक्र है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं और हाल ही में नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चुनकर के सदन में पहुंचे हैं, दिल्ली में हैं, और हमने सोचा कि इनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए। बातचीत करने का उद्देश्य, आपने तमाम चैनलों पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब सुन लिए होंगे, उनके जवाबों के सवालों के जवाब भी सुन लिए होंगे। मैं घटना से, एक संस्मरण से थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाता हूं। 6 दिसंबर 2017 का दिन था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस। मैं और चंद्रशेखर रावण दोनों पार्लियामेंट के प्रांगण में थे। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि ये पार्लियामेंट का राजनीति का पवित्र मंदिर है, इसमें हमारे जैसे मजबूत लोगों को होना चाहिए। इस बात को कहने वाले चंद्रशेखर रावण थे और सुनने वाला मैं। आज उसी पवित्र मंदिर में चंद्रशेखर रावण पहुंचे हैं। पहले तो बधाई, और कैसा लग रहा है? मुझे इसको दे दो। हाँ, आप बताओ कि एक बहुजन बेटा, वैचारिक आंदोलन का सिपाही, और आपका साथी पार्लियामेंट पहुंचा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा, ये चंद्रशेखर भाई मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं इतना खुश हूं कि शायद इतना खुश मैं जीवन में कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे, जैसा आपने कहा कि आपके आंदोलन का साथी, तो मैं तो कहूँगा मेरे भाई, मेरे मतलब एक तरीके से कहे कि आज इंटरव्यू करते वक्त मेरा खुद गला भर रहा है, क्योंकि जो सपना हमने देखा था, जो लड़ाई शुरू की थी कि इस पार्लियामेंट में, सदन में वो लोग जाने चाहिए जो सही मायने में समाज का दुख दर्द सुन सके, तो आज हमारा साथी, आंदोलन का साथी, हमारा भाई वहां पहुंचे, तो इस बात का बेहद फक्र है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 6 दिसंबर का दिन था और देश के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ आए थे और हमने शोर मचाया था बहुत जोर से कि एक तरफ बाबा साहब को नमन करते, दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान पे को कुचलने का काम करते हो। और शायद उस दिन के बाद दोबारा आपको वहाँ बुलाया नहीं गया। हाँ, मेरा लगभग 4.5 लाख रुपए साल का नुकसान हुआ। मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हाँ, तो उस समय के पास बनवाने में भी आपने बहुत मदद की। जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से, जो समाज को मुझसे उम्मीद है उससे भी ज्यादा ईमानदारी से, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे समाज, हमारा ये राजनीतिक आंदोलन, जो महापुरुषों का वैचारिक आंदोलन, इस पर कोई भी आँच आ जाए। मैं इस बात को मानता हूँ कि महापुरुषों ने कहा, स्पेशली इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट है कि धर्म में जो है नायक पूजा अच्छी बात है, इससे जो ये मुक्ति की तरफ जाता है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अगले 5 साल बाद जब हम हों, अगर मैं दुनिया में रहा, आप रहे, क्योंकि मृत्यु कटल सकते हैं, और मैं जिस तरह की परिस्थिति में आप जानते हो कि गोलियों का भी सामना मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार बहुत सारे और नए अम्बेडकरवादी चेहरे पार्लियामेंट में होंगे। इस बात के लिए मैं संकल्पित, इसलिए हम लोग और मेहनत करने वाले, रुकने वाले नहीं। चलिए, अब मैं चंद्रशेखर भाई का इंटरव्यू शुरू कर देता हूँ। अब तक उन्होंने मेरा किया। सवाल निकल करके ये आता है कि 131 सांसद SC ST के, 131 में से 130 माइनस कर दिए जाए तो चंद्रशेखर ही बचते हैं। आज तक 131 में कभी 29 नहीं चुनेगा और 32 भी नहीं चुनेगा, तो आरक्षण 100% राजनीति में। चंद्रशेखर ऐसा वहां पे क्या करेंगे, क्या दिल में है, क्या मन में है, क्या सोच रखा है, कुछ खास? देखो, जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे बात हुई और इसके फर्स्ट चुनाव के बाद ही डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई राजनीतिक आरक्षण से हमारा प्रतिनिधित्व पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जा रहा, जो हमारी बात को जिम्मेदार रखे, जिस उम्मीद से हम लोग उसको वोट कर रहे हैं। ये तो दूसरे लोगों के वोटों से बन के जा रहा है, तो अपनी पार्टी, उसके एजेंडे के प्रति समझ, जैसा हमने देखा समाजवादी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही जो शेड्यूल कास्ट का था उसमें ही जो है तो मेरा, आप ये समझिए कि एक स्वतंत्र वॉइस है, और ये हमेशा ये आवाज मिट सकती है, ये आवाज खत्म की जा सकती है,
लेकिन ये पार्लियामेंट में जो भी कुछ करेगी वो उन वर्गों के हितों के लिए करेगी जिन वर्गों जो बहुत हाशिए पे है और जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी पार्लियामेंट में होगा या किसी भी असेंबली में होगा, ये सबके खिलाफ मुखर होकर लड़ेगी। वहां भी विरोध दर्ज कराएगी, सड़क पे विरोध दर्ज कराएगी। और मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ना सड़कें सुनी रहेंगी ना पार्लियामेंट में आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस बात का जितना विरोध होना चाहिए था, जितना समर्थन होना चाहिए था, या जिस बात को जितनी मजबूती से उठाना चाहिए था उतनी मजबूती से नहीं उठाएगा। एक सवाल निकल करके आता है चंद्रशेखर भाई कि आपके खिलाफ इंडिया, एनडीए, बसपा और निर्दलीय और नोटा सारे लोग लड़े, और मैंने तो चूंकि वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की आपके वहां नगीना में, क्या कारण रहा चंद्रशेखर से? एनडीए भी डर रहा है, इंडिया भी डर रहा है, बसपा तो फिर डरी रही है पहले दिन से, और नोटा वोटा का ये तो फिर दूसरा सिस्टम होगा। क्या कारण है? मुखर होकर बोलना कारण है, या फिर उनको लगता है कि जो हमारी विरासत है उस विरासत की चूल्हे हिल रही है? कई अलग अलग चीजें, जैसे आपने कहा एनडीए, इंडिया, बीएसपी और नोटा, तो जनता ने पूरा कर दिया सबका कोटा। आप ये समझते हैं, एडी चोटी का जोर लगा दिया इन्होंने। बीएसपी के लोगों ने 2-2 रैली की, समाजवादी के लोगों ने 2-2 रैली की, अलायंस के लोगों ने, बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के भी यहाँ गए। मैं तो सबको याद रखता हूँ, मैं कहाँ बोलता हूँ, बोलने वाला नस्ली नहीं, सब वहां गए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, मुख्यमंत्री 5 बार गए, तमाम पूरी ताकत झोंकी। प्राइम मिनिस्टर शायद इसलिए ना गए, उनको एहसास हो गया हैवी की रिपोर्ट से चंद्रशेखर जी थे। आप भी मदद करने गए थे, आप भी मीडिया काम करने वहां गए थे। देखिए, मैंने 11 साल में बहुत ईमानदार से काम किया, तमाम आलोचना सही, मुझे मेरे परिवार को खूब गाली दी गई, बहुत आरोप लगे, मैंने कभी उसका पीछे पलट के नहीं देखा। लेकिन जिस दिन राहुल भाई मुझे पर गोली चली थी, जब भी मैं किसी की लड़ाई लड़ने जाता, लोग मेरा मजाक उड़ाते कि इस आदमी को काम ही नहीं, बार बार कभी वहां चला जाता, कभी वहां चला जाता। और लोग ये भी सवाल खड़ा करते थे कि भाई वहां जाने से क्या होता है? तो वहां जाने से ये होता है कि जिस बात को सुना नहीं जा रहा था उस बात को फिर देश भर में सुना जाता है, और उसका एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है, कम्युनिटी का एक दबाव होता है, और सरकारों को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर हाथरस में हम लोग ना जाते, देख मैं कोर्ट में जाके कलम नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर हम हाथरस में जाते तो वो मुद्दा ही नहीं बनता। ऐसी हाथरस जैसी रोज घटनाएं होती गाँव सड़क देहात में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे गोली चली उस दिन मैंने तय किया था, ये तीसरी बार है जब मैं मौत को बहुत करीब से मारने की कोशिश की गई, मौत को बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मेरा जीवन 24 घंटे साथ दी। मैंने अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़ा, मेरे व्यक्तिगत सपने थे सब छोड़े, सुख सुविधा थी सब छोड़ी, और पूरे चुनाव में जिन लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं रात को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक अपने रूम पे जाता, कोशिश करता था कि एक आदमी टच करूं। और मैंने उस चुनाव में मैं कुछ 650 से ज्यादा गाँव में गया, और भीम आर्मी के पूरे देश के लोग लगे। सब लोगों ने जनता के सामने जाके कहा कि अगर आपको मौका देना है तो एक हमारे बीच का, आपके बीच का गरीब परिवार से प्रत्याशी, आप उसको मौका दो। आपने सबको मौका दे दिया, आपने अलग अलग पार्टी को, यहाँ 3 पार्टी को मौका दिया, आपने यहाँ भाजपा को मौका दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, तीनों एमपी आपने देखे, क्या क्या उन्होंने आपके लिए। तो जनता के मन से आवाज आई कि यार बात तो सही है, इस आदमी को मौका देते। अचानक से समाजवादी पार्टी अपना टिकट डिक्लेयर कर दी, तो लोगों में गुस्सा हो गया कि हर इस आदमी को सिर्फ भाजपा से नहीं लगता। ये तो अलायंस भी इसको रोकने के लिए छुट्टी का जोड़ लगा। फिर हमारे एक छोटे भाई चले गए, वो हमें बहुत गाली वाली बके वहां जाके, तो वो गाली बके तो हमारे लोग अंदर से बंद कहने लगे इनका दिमाग खराब हो गया, इनको सबको ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर ही अकेला प्रत्याशी है। तो फिर समाज ने जिस तरह का सपोर्ट दिया, ये ऐतिहासिक है कि 1% वोट बीएसपी को पड़ा है। 13,000 कुछ वोट पड़ा है, 1% वोट पड़ा है, और आपको लगभग 52 के आसपास पड़ा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, चलते चलते समय की सीमा है अपनी। जिन हालातों की वर्तमान राजनीति हो रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश, मगर मैं 1 मिनट आपको स्टॉप करूंगा, रोकने का कारण है, हम 2 सीटें लगे, डुमरियागंज में वहां भी हमें 9% वोट, 80 से ज्यादा वोट, बीएसपी को 3%। मैं कुछ और कह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये 78% नहीं लगे, तो आप मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि भाई हमने हरा दिया। नहीं, वो हमने विश्लेषण किया है, कौन किसने हराया, वो हमारे चैनल में पूरी कवरेज है उसकी। हमें कोई, वो आप किसको हरा सकते हो, किसको जिता सकते हो, ये आपको भी बेहतर पता है और ये हमें भी बेहतर पता है। और कौन किसको हराने और कौन किसको जिताने के लिए चुनाव लड़ा, ये देश समझ गया है, इसको किसे कहने और बताने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि वर्तमान समय में, वर्तमान हालातों में मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं लोग, और मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं, मुसलमान खौफ में है, दलित खौफ में है। एक कहते हैं ना कि एक अकेला चंद्रशेखर, अब मानिए ना, बाबा साहब अकेले थे यार,
काशीराम साहब भी जब अपने आंदोलन को लेकर चले अकेले ही थे, तो उनके बहुत से साथी संगठन, हम पे बहुत साथी। आप समझो पार्लियामेंट में यहाँ हम अकेले बोलेंगे, लेकिन सड़कों पे उसको करोड़ों लोग सुनेंगे। और इतना बड़ा संगठन है हम पे। 2 अप्रैल 2018 देश ने बोला, हमने उसके बाद भारत बंद बुलाया, वो भी देश ने बुलाया। आपने दिल्ली का गुरु घर का आंदोलन था, वो भी लोग ने बोले। हमें NRC का आंदोलन लड़े, वो भी लोग ने बोले। और जिस दिन सड़कों का आह्वान करेंगे, सरकारों की नहीं मिल जाएगी, आप देख लेना। आप ये मत समझिए कि सांसद एक है, आप ये समझिए सोच वो आवाज कितने लोगों की है। चलिए, कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ से मुझे बधाई ना आई हो, या जहाँ के लोगों ने ना कहा हो कि आज हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारा भाई पार्लियामेंट में आ गया। कोई एक स्टेट नहीं है देश का। एक लास्ट सवाल लेते हैं। अखबार, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रही है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि नहीं वो हमारे साथ, उनके अलायंस से। कल आपने पप्पू यादव का भी स्टेटमेंट देखा होगा। तो वास्तव में चंद्रशेखर रावण इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, या चंद्रशेखर आजाद संविधान के साथ है और इस देश के हर कमजोर हकवंचित समाज के व्यक्ति के साथ है। और उन्होंने मुझे वोट देकर भेजी, ना मुझे इंडिया अलायंस ने वोट दिलाई, ना मुझे एनडीए अलायंस ने वोट दिलाई। दोनों लोग पूरी जोड़ लगाए, बीएसपी ने पूरी जोड़ लगाई। तो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं जनता के लिए उत्तरदायी हूँ। और भीम आर्मी, भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी, देश में रहने वाला हर एक वंचित वर्ग का व्यक्ति मेरा भाई है, और उनके हकों की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, तो आप चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं और हमारे पुराने साथी हैं, आंदोलन के पुराने साथी हैं। मैं एक बात है तमाम दर्शकों को बताता चलूं कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जो सपना कभी, जैसा मैंने कहा कि 2017 में मैंने और चंद्रशेखर भाई ने देखा था, वो पूरा हुआ है। मेरी विशेष शुभकामनाएं चंद्रशेखर भाई के लिए है। मैं चाहता हूं कि वो देश के संवैधानिक सबसे बड़े पद पर पहुंचे, जो कभी मानवता काशीराम बाबा साहब ने देखा था और कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें जिसका हुक्मरान बनना है। तो ये रास्ता हुक्मरान बनने का जो आज पहली जो यहाँ पर एक ईंट रखी गई है, वो मंजिल तक पहुंचे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में बताइए।